अगली खबर वैशाली जिले के लालगंज से, जहां एक तीनपुलवा चौक पर एक्सिस बैंक में बड़ी लूट हुई है। इस लूट की वारदात को बदमाशों ने बड़ी ही शांति से अंजाम दिया और चलते बने। बैंक में घुसते ही बदमाशों ने बैंक के सीसीटीवी कैमरे को तोड़ दिया। इसके बाद लूट की घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि बदमाशों की संख्या कितनी थी, वो कितने बाइक पर आए थे और किस किस के हाथ में हथियार था, इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही। सूचना मिलते ही पुलिस कप्तान रविरंजन कुमार और मुजफ्फरपुर आईजी पंकज सिन्हा मौके पर पहुंचे और छानबीन में जुट गए। बैंक के अंदर बैठी पुलिस टीम घटना को लेकर हर बिंदु पर पड़ताल करती हुई नजर आई। बागमारा में पुलिस और सीआईएसएफ के सांठगांठ से अवैध लोहा का कारोबार फल फूल रहा है। बीसीसीएल को करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हो रहा है। बीसीसीएल की बंद पड़ी परियोजना में वर्षों से पड़े लोहा सामग्री, बड़े बड़े वाहनों के कलपुर्जे, लोहे की पाइप की चोरी धड़ल्ले से हो रही है। मऊदा थाना क्षेत्र में लोहा चोर से परेशान ग्रामीणों ने तिलमच्चो कसियाटांड में चल रहे अवैध लोहा गोदाम में धावा बोल दिया, जहां बीसीसीएल के लाखों लोहा संपत्ति को ग्रामीणों ने बरामद किया, जिसकी सूचना पुलिस, सीआईएसएफ और बीसीसीएल को दी गई। ग्रामीणों की बहादुरी से 4 लोहा तस्कर सहित एक अन्य को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। झरिया विश्वकर्मा आउटसोर्सिंग में रोजगार की मांग को लेकर युवा बेरोजगार मंच ने असंगठित मजदूरों के साथ धनसार में बैठक कर आंदोलन का शंखनाद कर दिया है। मंच के अध्यक्ष गुड्डू सिंह ने बैठक के दौरान कहा कि आउटसोर्सिंग खुलने से ब्लास्टिंग और प्रदूषण की मार स्थानीय लोग झेलेंगे, इसलिए रोजगार के मुद्दे पर स्थानीय लोगों को ही प्राथमिकता मिले। अगर स्थानीयों को रोजगार नहीं मिला तो चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। 1 सप्ताह के अंदर मशाल जुलूस निकाला जाएगा। इसके बाद भी आउटसोर्सिंग प्रबंधन नहीं माना तो आउटसोर्सिंग और विभागीय में चल रहे परियोजनाओं का काम ठप कर दिया जाएगा। साथ ही भूख हड़ताल भी की जाएगी। इस दौरान मजदूरों ने प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आज युवा बेरोजगार मंच का विश्वकर्मा प्रोजेक्ट में आज बैठक रखा गया। इसमें मुद्दा यही है कि पूर्व में यहाँ पे सद्भावना आउटसोर्सिंग कार्य करती थी और इसमें बहुत लोग अगल बगल के इसमें काम करते थे। हम लोगों को बीच में हम लोग अभी महाप्रबंधक से भी वार्ता किए गए थे। 2 से 3 बार हम लोग मिले। बोला गया कि भाई जब यहाँ काम अभी चूँकि नया कार्य आया है, पी पैच में कोई आउटसोर्सिंग कार्य चालू हुआ है, तो आप उसमें स्थानीय लोगों को उसमें नियोजन देंगे। लेकिन महाप्रबंधक के द्वारा किसी प्रकार का पॉजिटिव बात नहीं किया गया और अभी पता चला 3 दिन पहले यहाँ भूमि पूजन हो गया है और कार्य को चालू कर दिया गया है, लेकिन किसी तरह का स्थानीय लेवल पे लोगों को इसमें रखा नहीं गया है। 1 सप्ताह के बाद हम लोग मसाल जुलूस करेंगे। टोटल स्थानीय लोग, मुंडा बस्ती हो गया, नीचे पोथी सेंटर हो गया, नई दिल्ली हो गया, ब्राइट कुसुंडा हो गया, धनसार हो गया, सभी क्षेत्र के स्थानीय लोग मसाल जुलूस करेंगे। और उसके 1 सप्ताह के बाद अगर प्रबंधन अभी भी नहीं चेता तो हम लोग पूरे कार्य को, और चूंकि आउटसोर्सिंग कार्य को नहीं, टोटल बीसीसीएल के कार्य को भी रोकने का हम लोग काम करेंगे। जहानाबाद जिले के परसबीघा थाना क्षेत्र के सिंधवा गांव में पुलिस ने कुख्यात अपराधी के घर में छापेमारी कर एक बड़ा ठगी का मामले का उद्भेदन किया है। दरअसल सिंधवा गांव निवासी और कई कांडों का फरार अपराधी पप्पू शर्मा के द्वारा रमेश रजकबन महाकालेश्वर मठ के नाम पर पटना के कारोबारियों से लाखों रुपए के सामान ठग लिए गए थे। बताया जा रहा है कि पटना जिले के ग्रीन नर्सरी और मगध निर्माण एजेंसी से सजावट के लिए 10 से 12 लाख रुपए सामान और मगध निर्माण एजेंसी से करीब 16 लाख रुपए के टाइल सीमेंट सामग्री दी गई थी। जब कारोबारियों के द्वारा पैसे की मांग की गई तो पप्पू शर्मा के द्वारा जान से मारने की धमकी दी जाने लगी, जिसके बाद दोनों कारोबारियों ने पुलिस से संपर्क साधा और घटना के संबंध में जानकारी देते हुए लिखित आवेदन दिया, जिसके बाद आज सिंधवा गांव में छापेमारी की गई और ठगी कर लिए गए सामान को पुलिस ने बरामद किया। टाइल्स में और ग्रीन नर्सरी में पार्टनर थे हम, तो वहाँ से माल लेके गए और बोला गया था कि जितना भी सामान जाएगा उसके बाद पेमेंट होगा। जब पेमेंट की बारी आई, हम लोग पहले यहाँ पे आकर देख चुके थे तो इतना से बड़ा घर, बड़ा प्रॉपर्टी देखने को मिला, तो देख लगा कि कहाँ जाएंगे लोग, कहाँ जाएंगे, पैसा तो मिलने का ही चीज़ है। अब धंधा है तो उसमें तो उधारी तो चलता ही है। अब उधारी चला, फिर अचानक से गाली गलौज होने लगा और पैसा को लेके बोला तो फिर मुकर गए साथ कि पैसा नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, वो नहीं देंगे। किस चीज़ का पैसा था? यही टाइल्स का और प्लांट्स का। कितने का था? लमसम वही 25 से 30 लाख का। 30 लाख का लड़ाई भी हुआ था? हाँ, हमको देखिए मारा है। कौन मारे है? पप्पू सा मारा है। क्यों, क्या कहा के? डंडा से। तो क्या कहते हैं वो? कहते हैं काम करो, हाँ, जितना बने उतना करेंगे। हाँ, बोलो पैसा नहीं देते। पैसा नहीं देते हैं।
कितना दिन से काम कर रहे हैं आप लोग? हम लोग 6 महीने से काम कर रहे हैं। पैसा नहीं देते हैं? पहले पैसा देते थे, पहले पैसा पिटा दिए हैं पहले ही। अच्छा 10,000 रुपया। अच्छा। हाँ, फिर न दिए हैं पैसा। और जबरन काम लेते हैं? हाँ, तब डबल काम। यहाँ पहले खटाल था पूरा हाँ। गाय का। अच्छा। समझते देख रहे हैं ना। पैसा मांगते तो क्या कहते हैं? तो कहता है कि पैसा आएगा तो देंगे। अच्छा। परसबीघा थाना में 175 देश कांड दर्ज हुआ था, जिसमें ये शिकायत आई थी कि ग्राम सेंधवा में किसी व्यक्ति द्वारा अपने आप को महाकालेश्वर मठ का ब्रांच बताकर, ठीक है, 30-40 लाख रुपए की सामग्री मंगा ली गई थी और उसे पेमेंट नहीं किया गया था और उसके बाद वो उससे तरह तरह की धमकी दे रहा था। उसी के आलोक में आज अनुसंधान के क्रम में उस जगह पे छापेमारी की गई और वहाँ से काफ़ी मात्रा में जो सामान उसने बिहार में जातीय गणना का सरकार के पक्ष में हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद राजद प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि जातियों में जाति की पहचान करना सरकार चाह रही थी कि किस जाति में कितने पिछड़े हैं, शैक्षणिक रूप से उन्हें आगे लाया जा सके। इसके लिए सरकार जाति गणना करवा रही है। जगदानंद सिंह ने कहा कि आरजेडी इसकी लंबी लड़ाई लड़ी है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जातीय गणना को लोग कह रहे हैं कि इससे जात पात में लड़ाई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। लंबी लड़ाई के बाद जाति गणना हो रही है। मनमोहन सिंह की सरकार ने जाति गणना करवाई थी, लेकिन कुछ त्रुटि होने की वजह से ये गणना प्रकाशित नहीं हो पाई। लंबे समय से केंद्र सरकार से मांग करते आ रहे हैं कि जातिगत गणना करवाई जाए, ताकि जो पिछड़े हैं या जो अपनी जाति में शैक्षणिक रूप से भी पिछड़े हैं, उन तमाम लोगों को लेकर योजनाएं बन सकें। लेकिन आज की मौजूदा सरकार जाति और धर्म के नाम पर मनमानी का काम करती है। जगदानंद सिंह ने कहा कि विधानसभा में एक बार नहीं बल्कि 3 बार सर्वसम्मति से ये पेश किया गया था, केंद्र सरकार को भेजा गया था। केंद्र सरकार ने भी कहा कि इस पर कोई अवरोध नहीं पैदा करना चाहते। राज्य सरकार अपने खर्च पर जाति गणना करवा सकती है। केंद्र में इसलिए होना चाहिए, ये बिहार में तो दिशा दी है ना भारत के लिए, तो भारत के कानून में, भारतीय संविधान में अवरोध कहीं पर नहीं है। एक समदर्शीय कानून बनाने के लिए जहां जहां भी अवरोध हो, उसी सभी मिलकर के पार्लियामेंट के द्वारा बाकायदे जो आज समीक्षा या सेंसस, इन दोनों में एक बहस चल रही थी। सेंसस से निराशा क्या? अरे हम तो पुरखों के खतियान में जाति लिखी हुई है, पुरखों के खतियान में जाति लिखी हुई है। आज भी हम जाते हैं कहीं परीक्षा देने, कहीं एडमिशन फॉर्म भरते हैं, हम कहीं नाम लिखाते हैं, जाति और धर्म को लिखवाया है। धनबाद पुलिस की बार बार अपील के बावजूद भी कम उम्र के युवा प्रिंस खान के गैंग में लगातार शामिल हो रहे हैं और अपना करियर तबाह कर रहे हैं। एक बार फिर से प्रिंस खान के 2 गुर्गे गुड्डू और अरमान को बैंक मोड़ थाना प्रभारी प्रभात रंजन पांडे और उनकी टीम ने गिरफ्तार किया। आरा मोड़ ब्रिज के नीचे से पकड़े गए दोनों अपराधियों की उम्र महज 19 साल है। उनके पास से आर्म्स और 60,000 नकदी बरामद हुआ। अब तक इन लोगों ने किन किन लोगों से रंगदारी ली है, पुलिस ये पता करने में जुटी हुई है। और जो इनके पास से 60,000 रुपए की राशि बरामद की गई है, वो भी वसूली की ही रकम थी। पकड़े गए अपराधियों का काम रंगदारी मांगना, आर्म्स उपलब्ध कराना, पैसों को ठिकाने लगाने समेत कई दूसरे काम भी थे। डीएसपी विधि व्यवस्था अरविंद कुमार बिन्हा ने बताया कि धनबाद पुलिस प्रिंस खान के गैंग को पूरी तरह ध्वस्त कर उसे भी गिरफ्तार करेगी। बीते दिन 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जो प्रिंस खान गैंग से जुड़े हुए। इनका मुख्य काम था लोगों से रंगदारी का पैसा वसूल करना, हथियार को इधर से उधर पहुंचाना, सूचनाओं का आदान प्रदान करना, इस सब चीज़ में ये लोग इन्वॉल्व थे। गुप्त सूचना प्राप्त हुई पुलिस को, तो प्रभात कुमार के नेतृत्व में एक टीम बनाकर रेड कराया गया, जिसमें अभियुक्त लोगों के पास से एक देसी गट्ठा, 60,000 नकद, एक मोबाइल फ़ोन और जिंदा गोली बरामद हुआ है। कहाँ के रहने वाले सर लोग? ये मुख्यतः इसमें गुड्डू जो है पूर्व में उनका एक आपराधिक इतिहास रहा है और ये 379 का केस में पूर्व में ये जेल गया है
गुड्डू जो है गुलजार बाग वाशीपुर का रहने वाला है, और अरमान आलम उर्फ ये जो है नियर मस्जिद कमर मखदूमी रोड का रहने वाला है। रामनवमी जुलूस के बाद सासाराम में भड़के हिंसा मामले के आरोपी बीजेपी के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद जेल से जमानत पर रिहा हो गए। मंडल कारा सासाराम में करीब 3 माह से बंद बीजेपी के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद ने जमानत पर रिहा होने के बाद कहा कि धृतराष्ट्र का राज चल रहा और मेरा भी तारनहार आएगा। गौरतलब है कि सासाराम में सांप्रदायिक हिंसा मामले में आरोपी बीजेपी के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद मंडल उन्हें सासाराम में 3 माह 3 दिनों तक बंद रखा गया। माननीय उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद मंडल कारा सासाराम में बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ देखने को मिली। जमानत पर रिहा होने के बाद समर्थकों ने बीजेपी के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद को फूल मालाओं से लाद दिया। अरे मैं तो आदरणीय तृतीय पिता जजगण को मैं बधाई दूंगा, मंगल कामना करूंगा। हे माँ तारा चंडी तृतीय पिता जजगण को मंगलमय करे, यही हमारी शुभकामना है। शहरवासी क्या संदेश देंगे? शहरवासी हमारे मंगलमय हो, माँ तारा चंडी आनंदित रहे, सब लोग फले फूले खिले और आगे की ओर बढ़े नगर के। विपक्ष के बारे में क्या कहना सर? 3 महीना आपको अंदर है पार्षद। हम तो धृतराष्ट्र के बारे में क्या कहेंगे? इस समय धृतराष्ट्र का जो सरकार चल रही है, हमारा भी तारनहार आएगा। जैसे तारनहार तृतीय जजगण है, और सही जब भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था जेल के अंदर, तो उस समय तारनहार स्वयं आए थे भगवान कृष्ण। अब पूरा भारत का क्या पूरे विश्व को तारण किया, इसलिए मैं उनके बारे में क्या कहूँ।